थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे, खाद के अंदर हमने हरी खाद पढ़ ली थी। हरी खाद क्या होती है, हरी खाद की विशेषताएं क्या होती है, हरी खाद कितने प्रकार की होती है, जो पर्ण हरी खाद होती है उसके उदाहरण क्या है, या जिसको एक्स सिटू ग्रीन मैन्योरिंग बोलते हैं उसके उदाहरण क्या है, इन सिटू ग्रीन मैन्योर के उदाहरण क्या है, ये बातें हमने पढ़ ली थी। और मैंने कह दिया था ग्लिरिसीडिया का एग्जाम्पल एग्जाम में इतने बार पूछा जा चुका है जिसकी हद नहीं है। सुपरवाइजर में भी पूछ सकते हैं, जेट में इसको बार बार ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन ये आता है कि जिसको अपन सीधा सीधा बोल देते हैं, क्वेश्चन इस तरह से आता है कि ग्रीन लीफ मैन्योर क्रॉप का उदाहरण है, और इसी को हिंदी में बोल देते हैं पर्ण हरी खाद। हिंदी में क्या बोल देते हैं? हिंदी में बोल देते हैं पर्ण हरी खाद का उदाहरण है। और आपको ऑप्शन में किसी पौधे का नाम मिलेगा। किसका नाम मिलेगा? पौधे का। और पौधों में भी जैसे आपको पूछा जाए सबसे अच्छी हरी खाद कौन सी है, तो मैंने कहा सनही है। कौन सी है? उसी तरीके से अगर आपको पर्ण हरी खाद पूछे तो आप कहोगे क्या है? हाँ, ग्लिरिसीडिया जो होता है वो सबसे अच्छी पर्ण हरी खाद वाली फसल है, या यूं कहे पादप है। याद रख लोगे? अच्छा, बहुत बढ़िया। इसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगला हमारा जो नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है वर्मी कंपोस्ट। क्या आ जाता है अगला? उम्मीद तो ये करता हूं कि वर्मी कंपोस्ट शायद आपको आइडिया होगा, ऑलरेडी आपने पढ़ रखा होगा। वर्मी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? वर्मी कंपोस्ट की बात कर लेते हैं। देखो इधर ध्यान देना। वर्मी कंपोस्ट में आपको दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, जिसमें सबसे पहले नंबर पर हम बात करते हैं। तो देखो, एक शब्द तो उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट में, कास्ट। क्या यूज किया जाता है? कास्ट। क्या यूज किया जाता है? कास्ट वो नहीं कि बेटा तेरी कास्ट क्या है, वो वाली कास्ट की बात नहीं कर रहा हूं, है ना, कि सर मैं तो जाट हूं, मैं तो यादव हूं, है वो वाली बात नहीं कर रहा हूं। कास्ट एक शब्द होता है जो केचुआ पालन होता है, वहां की बात कर रहा हूं। एक शब्द उपयोग किया जाता है जिसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? यानी एक हो गया कास्ट, एक हो गया वर्मी कल्चर, और एक आप लोगों ने सुन रखा होगा ऑलरेडी वर्मी कंपोस्ट, या फिर कंपोस्टिंग के नाम से हम जानते हैं। मेनली इन दोनों को समझ लो। कास्ट का क्या मतलब होता है, आपको कोई आइडिया है किसी भी बच्चे को कि कास्ट क्या होती है? हाँ जी, क्या होता है? लकड़ी का। बहुत बढ़िया। कितने प्यारे और मासूम बच्चे हैं रे, कुछ भी है। हाँ जी, केचुए की जातियां। जैसे आपकी जाति है तो आपकी जाति को बोलते हैं कास्ट, और अगर केचुए में कास्ट आ जाए तो केचुए की जातियां। सही बात है ना? बहुत बढ़िया। तेरा क्या नाम है रसगुल्ले? अशोक। बहुत बढ़िया अशोक। देखो इधर ध्यान रखना, कास्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कोई भी जो केचुआ होता है ना, वो क्या करता है, एक साइड से यानी एक तरफ उसका जो मुंह होता है वहां से वो मिट्टी को और कार्बनिक पदार्थों को खाता है। किसको खाता है? और खाने के बाद वो उसके पेट में डाइजेस्ट होता हुआ, या यूं कहें उसका अपघटन होते हुए, बाद में वो क्या करता है, एक्सक्रीटा के रूप में छोटे छोटे, यूं कहें छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में एक्सक्रीटा करता है, जिसको हम बोलते हैं अपशिष्ट। क्या बोलते हैं इसको हम? यानी केचुआ मिट्टी और कार्बनिक पदार्थों को खाने के बाद उसका जो अवशिष्ट पदार्थ बनता है उसको बोलते हैं कास्ट। क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ गई मेरी बात? तो केचुए की जाति को नहीं कहते हैं, केचुए के अवशिष्ट को, या उसका जो एक्सक्रीटा होता है उसको बोलते हैं ह्यूमन एक्सक्रीटा को क्या बोलते हैं? बस, क्या बोलते हैं? हाँ, समझ में आ गई। अब जैसे कोई पूछ रहे नाइट सोइल क्या होती है, कि रात को बनने वाली मिट्टी। तो ऐसा नहीं है कि नाम के हिसाब से ही सदैव उत्तर निकले। समझ में आई मेरी बात? तो कुछ चीजों को समझने की जरूरत है। यहाँ आता है वर्मी कल्चर। क्या आता है? देखो पक्का आपने 100% एक चीज तो सुनी हुई होगी, पहले एक कल्चर शब्द आपने सुना हुआ होगा शायद, मुझे उम्मीद है 12वीं क्लास में ही पढ़ा दिया जाता है कल्चर। पढ़ाया जाता है क्या? नहीं पढ़ाया गया कल्चर? हाँ जी, क्या बोल रहे हो?
राइजोबियम, राइजोबियम की खेती करना। देखो बेटा, कल्चर आपने अलग अलग जगह अलग अलग मतलब के साथ पढ़ा होगा। जैसे आपने टिश्यू कल्चर पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि एक माध्यम लेते हैं और उस माध्यम के अंदर एक कोशिका डालते हैं और उस कोशिका से एक पौधा तैयार कर लेते हैं, टिश्यू कल्चर के नाम से पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। वैसे आपको मैं बता देता हूं, वहां लिखा होता है टिश्यू। टिश्यू का मतलब होता है उत्तक, उत्तक का संवर्धन करना, यानी उत्तक से हमने क्या बनाया है, पादप। यहां हम कर रहे हैं वर्मी। देखो याद रखना, जो केचुआ होता है उस केचुए को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैसे बता देता हूं आपको। जो केचुआ होता है उस केचुए को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवॉर्म। क्या बोलते हैं? और इसी को ध्यान रखना, इसको वर्म भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? वर्म भी बोलते हैं। जैसे पूरा नाम तो होता है अर्थवर्म, क्या नाम होता है इसका, लेकिन इसको वर्म भी कहा जाता है। ध्यान रखना, क्या कहा जाता है इसको? वर्म भी कहा जाता है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है कि केचुए का अगर हम ब्रीडिंग करवाते हैं, यानी कहने का मतलब थोड़े से केचुए लेके आए और फिर उन केचुओं से बहुत सारे केचुए हमने बना दिए। जैसे आपने सुना होगा बहुत जगह कि लोग केचुआ बेचते हैं, सुना होगा ना आपने, तो वो उसको बोलते हैं केचुए का कल्चर। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, उसको बोलते हैं वर्मी कल्चर। यानी केचुआ जो है उसकी संख्या को बढ़ाना कहलाता है वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? एक तो है वर्मी कंपोस्टिंग, एक तो क्या है, वर्मी का मतलब हो गया केचुआ और कंपोस्टिंग का मतलब हो गया कंपोस्ट तैयार करना। केचुए का उपयोग करके अगर हम कंपोस्ट तैयार करते हैं तो उसको बोलते हैं वर्मी कंपोस्टिंग। क्या बोलते हैं उसको? उसको क्या बोलते हैं? यानी वर्मी कंपोस्टिंग का मतलब होता है, या वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केचुए का उपयोग कर कर जो हम कंपोस्ट तैयार करते हैं उसका नाम तो क्या होता है, क्या नाम होता है? और याद रखना, अगर आपको पूछे कि वर्मी कल्चर का मतलब क्या होता है, तो वर्मी कल्चर का मतलब होता है कि केचुए की ब्रीडिंग करवाना। ब्रीडिंग जानते हो? ब्रीडिंग जानते हो? अरे ब्रीडिंग का मतलब होता है, मतलब कहने का मतलब कैसे बताएं आप लोगों को। ब्रीडिंग का मतलब ये हो गया कि आप थोड़े से केचुए लेके आए, उनको आपने एक बेड में छोड़ा और पता चला कि उस 1 किलो केचुए से आपने 1000 किलो केचुए तैयार कर लिए। केचुओं की बात कर रहा हूं, यानी आपको केचुओं की संख्या बढ़ाना है। किसकी संख्या बढ़ाना है? जैसे आपने सुना होगा ब्रीडिंग, आपने एनिमल में सुना होगा, ब्रीडिंग सुना ना, प्रजनन के नाम से आपने सुना होगा ना आप लोगों ने। तो वही केचुओं में अगर आप प्रजनन करवा रहे हो, उनकी संख्या बढ़ा रहे हो, तो उसको तो बोलते हैं वर्मी कल्चर। क्या बोलते हैं? कास्ट का मतलब होता है केचुए का अपशिष्ट। जैसे केचुए ने कुछ खाया और जैसे ही वो अपशिष्ट पदार्थ निकालता है उसको क्या बोलते हैं? कास्ट। क्या बोलते हैं? और वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है केचुए का उपयोग करके जो कंपोस्ट तैयार की जाती है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? मुझे ये बताओ, इन तीनों का मतलब आपको समझ में आया कि नहीं आया? पक्की बात है। केचुओं का प्रजनन करवाना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए आपके पास एक भैंस थी। कितनी भैंस थी? और फिर आपने 2 साल बाद पता चला कि आपके पास जो भैंस थी वो तो है, उसके अलावा उसके 3 बछड़े या 4 बछड़े हो रहे हैं आपके पास, यानी आपने उनकी संख्या बढ़ाया ना। तो आपने क्या की? ब्रीडिंग करवाई है, प्रजनन करवाया है। क्या करवाया आपने? ठीक वैसे ही पहले थोड़े से केचुए थे, उनसे बहुत सारे केचुए बना लिए, तो वो भी क्या हो रहा है? उनका प्रजनन। तो केचुओं का प्रजनन करवाना, उनकी संख्या बढ़ाना वर्मी कल्चर। केचुए का अपशिष्ट कहलाता है कास्ट। और वर्मी कंपोस्ट का मतलब होता है कि केचुए के द्वारा तैयार की हुई कंपोस्ट को क्या बोलते हैं? वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं? केचुए को कहते हैं किसान का मित्र। क्या कहते हैं इसको? काफी बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि केचुए को, या फिर यूं कहते हैं किसान का मित्र किसको बोलते हैं, तो केचुए को क्या कहा जाता है? किसान का मित्र। यानी मित्र का मतलब किसान का दोस्त हो गया। क्या हो गया ये? और एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अरस्तु। क्या नाम था? क्या नाम था? अरस्तु। जानते हो क्या अरस्तु को? कैसे जानते हो? अच्छा, फादर ऑफ बायोलॉजी। मैंने सोचा तुम्हारा कोई पड़ोसी होगा, उस हिसाब से जानते होंगे। जानते हो ना? इस अरस्तु ने कहा कि केचुआ जो होता है ना वो मृदा की आंत है। मृदा की क्या है? अरे जैसे आप लोग खाना खाते हो ना, खाना खाने के बाद आपका खाना डाइजेस्ट कहाँ होता है?
उसी तरह से मिट्टी में जो कचरा घास फूस आप डालते हो उसको डाइजेस्ट करने का काम कौन करता है? केचुआ। इसका मतलब मिट्टी की आंत कौन है? पूछ लिया जाता है कि मृदा की आंत किस वैज्ञानिक ने कहा था? या अरस्तु ने केचुए को क्या नाम दिया है? केचुए का दूसरा नाम क्या है? याद रख लोगे? वैसे याद रखना, केचुए को खुद को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? बहुत बढ़िया। इसके बाद आगे चलते हैं। पहला या इंपॉर्टेंट या पहला पॉइंट कि कास्ट क्या होता है। कास्ट का मतलब होता है केचुए के द्वारा अर्थवॉर्म के अपशिष्ट को कास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? अरे मेरे सुपरवाइजरों, क्या आ रहा है तुम में? क्यों बातें कर रही हो? हैं? बात कर रही थी ना, ये बात कर रही थी ना? तुमको नहीं पता भारत में मास्टरों के गुद्दी में भी आंखें होती है? नहीं पता तेरे को? चल गया ना आज पता। अब बात करेंगे तो बाहर निकाल दूंगा, ध्यान रखना। फिर कहे कि सर मैंने तो कुछ किया ही नहीं। हाँ बेटा, क्या बोल रहे हो बेटा? क्या बोल रहे हो बेटा? ये महिला संगीत मत किया करो तुम, है ना? ऐसे तीन चार बैठ जाते हैं मुंह पे हाथ लगा के, कौन सा बोल रहा है और कौन सा सुन रहा है समझ ही नहीं आने देते हो। अब बात कर रहे हैं वर्मी कल्चर की। किसकी बात करते हैं? यानी वर्मी कल्चर का मतलब होता है केचुओं का प्रजनन कराना। क्या कराना? हाँ, समझ गए प्रजनन का मतलब? वैसे और कुछ समझ में आए या नहीं आए, मेरे हिसाब से ये पक्का समझ में आ गया होगा आपको, है ना? हाँ, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। और इसका मतलब होता है केचुए के द्वारा या केचुओं के द्वारा कंपोस्ट तैयार करना। क्या तैयार करना? कंपोस्ट तैयार करना वर्मी कंपोस्टिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? यानी कहने का मतलब है, अगर आपने एक बेड पे FIM डाला, उसमें केचुए छोड़े और आपका मकसद है कि वहां से आपको वर्मी कंपोस्ट लेनी है, तब तो इसका मतलब उसको हम क्या कहेंगे? वर्मी कंपोस्टिंग। उस क्रिया को बोलते हैं और उस खाद को बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या बोलते हैं उसको? और केचुआ जैसे कुछ खाता है और जैसे ही कुछ निकालता है, तो जो निकालता है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं उसको? कास्ट। और केचुआ अपनी संख्या बढ़ा रहा है। आपने उन केचुओं की संख्या को बढ़ाकर आप केचुए ही बेचना स्टार्ट कर रहे हो। क्या बेचना स्टार्ट कर रहे हो? इसका मतलब वो कहलाता है वर्मी कल्चर। क्या कहलाता है? हाँ, एक प्रकार से समझ लो केचुए पाल रहे हो आप। क्या कर रहे हो? पाल रहे हो आप। ये तीनों चारों शब्द आपको समझ में आ गए कि नहीं आए? अरे आए कि नहीं आए? आ गए सबको? इसके बाद अगर हम बात करें तो जो वर्मी कंपोस्ट होता है, वर्मी कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो वर्मी कंपोस्ट के अंदर वर्मी कंपोस्ट जो होती है, उस वर्मी कंपोस्ट में हम बात कर लेते हैं NPK की। किसकी बात कर लेते हैं? इसकी बात कर लेते हैं। NPK को आप इस तरह से याद रख लो, आप इस तरह से याद कर लो 312। क्या याद कर लो? यानी कि 2.5 से 3% तो क्या होता है? नाइट्रोजन। क्या होता है? 1% क्या होता है? 2% क्या होता है? रख लोगे याद इसको? वैसे ये रेंज में ही पूछा जाता है क्वेश्चन, ये वाला यहाँ पर। वैसे मैं आपको शॉर्ट में याद करने के लिए, कि आपको याद रहे, तो 312 बोल देता हूँ, तो आप याद ऐसे रख सकते हैं इसको 312। यानी 2.5 to 3% नाइट्रोजन, 1% फॉस्फोरस एंड 2% पोटेशियम। ये किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? वर्मी कंपोस्ट के अंदर। किसके अंदर प्रेजेंट रहता है? वर्मी कंपोस्ट के अंदर। वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए हम जो केचुए उपयोग में लाते हैं, वो केचुए होते हैं दो प्रकार के। कितने प्रकार के केचुए होते हैं? यानी आपको अगर कोई ये पूछे कि केचुए, या यूं कहें केचुओं का प्रकार की हम बात करें,
का प्रकार तो कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। 3 प्रकार के भी लिखे हुए हैं काफी किताबों में, पर मैं आपको 2 ही पढ़ाऊंगा। कितने पढ़ाऊंगा? जिसमें एक तो होता है एपीजियल और एक होता है, एक तो अरे वो एपीजियल नहीं, इपोजियल और हाइपोजियल, वो उसकी बात। भाई आपने बीज पढ़ा होगा। क्या पढ़ा होगा आपने? तो बीज अगर आपने पढ़ा होगा तो आपने क्या पढ़ा होगा कि बीज 2 प्रकार का अंकुरण होता है, एक तो होता है हाइपोजियल और एक है। आपको लगा केचुए भी वही 2 होते हैं, ऐसा नहीं होता है। एक होता है एंडोजियल, एक होता है इपीजियल। इपीजियल का मतलब सरफेस फीडर बोलते हैं, सतह पर खाने वाले, एक मिट्टी के अंदर गहराई में खाने वाले। तो याद रखना केचुए कितने प्रकार के हो गए? 2 प्रकार के। पहले की अगर हम बात करें तो नंबर 1 पे हम कह देंगे कि एक तो होता है इपीजियल और एक होता है, इसको एपीजियल ना कह के बोलते हैं, एक तो होता है एंडो, एपिजिक, और एक हो जाता है एंडोजिक। बेटा डायो का मतलब होता है वो दोनों जगह खाने का काम करता है। आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल 2 पढ़ लीजिए, 3 प्रकार की जरूरत आपको नहीं है, केवल कितने पढ़ लो? 2। एपीजे का मतलब होता है जैसे मान लो ये मिट्टी की सतह है, ये क्या है? मिट्टी की। तो कुछ केचुए तो क्या करते हैं, मिट्टी की सतह के ऊपर ऊपर यहीं पर रहते हैं, यानी ज्यादा से ज्यादा वो क्या करते हैं, 3 मीटर की गहराई तक चले जाते हैं। कहां तक चले जाते हैं? इससे नीचे कभी भी। और कुछ केचुए क्या करते हैं कि इस 3 मीटर से नीचे ही रहते हैं, इसके ऊपर नहीं रहते हैं। तो जो नीचे रहते हैं उनको तो क्या बोलते हैं? एंडोजिक। और ऊपर रहते हैं उसको क्या बोलते हैं? अब समझना, आप सामान्यतया अगर हम बात करें तो यहां सतह के ऊपर डालते हो सारी की सारी जो खाद होती है या घास फूस होता है, उसको कहां डालते हो आप लोग? सतह पर। यानी सतह पर 2 चीजें रहती है, एक तो रहते हैं कार्बनिक पदार्थ और एक रहते हैं खनिज। क्या रहते हैं? खनिज। खनिज का मतलब हो गया मिट्टी की बात करें, किसकी बात करें? मिट्टी की। तो जो ऊपर जो केचुआ रहता है जिसकी हम बात करें, जो एपिजिक होता है, ये क्या करता है, 90% तो खाता है कार्बनिक पदार्थ। क्या खाता है? और 10% ये खाता है मृदा को। किसको खाता है? यानी कि ये जिन चीजों को खाता है उनमें लगभग 90% तो क्या रहता है, और मिट्टी केवल कितनी खाता है ये? लेकिन जो आपका एंडोजिक होता है, इसके यहाँ कार्बनिक पदार्थ वैसे ही बहुत कम पाए जाते हैं, तो ये यहाँ मृदा के अंदर क्या करता है, 90% तो खाता है मृदा। क्या खाता है? और 10% क्या खाता है? 10% खाता है ये कार्बनिक पदार्थ। पहली बात आपको समझ में आ गई। अब दूसरी बात समझना, 2 प्रकार के केचुए हैं, एक जो सतह पर रहता है और एक कहां रहता है? नीचे। सतह को इंग्लिश में बोलते हैं, ध्यान रखना, सतह को इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस। क्या बोलते हैं? और याद रखना, खाने को बोलते हैं फीडिंग। क्या बोलते हैं? आपने बहुत बार एनिमल फीडिंग के नाम से सुना होगा, जानवरों को जो राशन देते हो उसके लिए, या आप लोगों ने खाने को फीड के नाम से तो बहुत बार सुना होगा ना। तो वैसे ही खाना होता है उसको फीड बोलते हैं, और जो खाने की क्रिया होती है उसको बोलते हैं फीडिंग। क्या बोलते हैं? तो ये हमको पता है सतह पर खाने का काम करते हैं। कहाँ खाते हैं? इसीलिए इनको बोलते हैं सरफेस फीडर। यानी सरफेस का मतलब सतह, फीडर का मतलब सतह पर रहने वाले या सतह पर खाने वाले। तो याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है कि सरफेस फीडर या फिर यूं कहें सतह पर रहने वाला जो केचुआ होता है उसको क्या बोलते हैं? एपिजिक। याद रख लोगे। ये लगभग लगभग याद रखना 1 मीटर से लेकर 3 मीटर की गहराई से ज्यादा नीचे नहीं रहता है, ज्यादातर ये 1 ही मीटर में रहता है। कितने मीटर में रहता है? ज्यादातर ये 1 मीटर के ऊपर वाली सतह में रहता है, इससे नीचे नहीं जाता है। इसीलिए ध्यान रखना, इसी का उपयोग करते हैं वर्मी कंपोस्ट बनाने में। जैसे मान लो आपने क्या किया, कंपोस्ट में केचुआ लाके डाला, पता चला 3 मीटर नीचे चला गया, वो आपके कोई काम का है क्या? आपको वर्मी कंपोस्ट बनानी है, इसका मतलब ऐसा केचुआ चाहिए जो सतह पर ही रहे, अंदर। यानी सतह पर कौन सा रहता है? इसी का उपयोग किसके लिए करते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए। समझ में आ गई? सर ये वाला तो सतह पे रहता ही नहीं, इसका क्या उपयोग करेंगे? तो इसका उपयोग किया जाता है, ये क्या करता है, जैसे मान लो ये मिट्टी की सतह है और ये क्या करता है, 3 मीटर के नीचे ही रहता है। लेकिन कोई भी केचुआ जैसे मूवमेंट करता हुआ, जैसे मान लो नीचे गया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने मिट्टी के अंदर धीरे धीरे एक छोटी सी नली बना दी। क्या बना दी?
अब जैसे ही बारिश होती है तो पानी क्या करता है, इस नली से होता हुआ धीरे धीरे नीचे चला जाता है, यानी ऊपर पानी नहीं बढ़ेगा। तो इसके द्वारा बनाई हुई जो नली है वो जल निकास का काम करती है। किसका काम करती है? तो एग्जाम में क्वेश्चन आता है सीधा सीधा कि बताइए जल निकास के लिए कौन से केचुओं का उपयोग होता है, और बताइए वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन सा होता है। समझ में आ गई ये बात? क्या इसमें कोई दिक्कत है? नहीं है। इसका मतलब हम एक एक करके इसको समझ लेते हैं वापस से एक बार के लिए। देखो ध्यान देना, सबसे पहली बात, एक केचुआ जो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और आपको ध्यान भी रखना है क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है कि मान के चलना कि वर्मी कंपोस्ट से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो केवल वही एक ही बनता है। मैंने आज तक वर्मी कंपोस्ट से कोई क्वेश्चन देखा है तो या तो पूछा जाता है एनपीके कितना परसेंट होता है, और दूसरा क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए किस केचुए का उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट के लिए कौन सी प्रजाति का उपयोग करते हैं? इसी प्रजाति के अंदर एक केचुए का नाम याद रखना जिसका नाम है आइसिनिया फोइटिडा। क्या नाम है? आइसिनिया, याद रखना, आइसिनिया फोइटिडा। याद रखना ये आइसिनिया फोइटिडा ही वो केचुआ है जिसको वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए आप उपयोग में लाते हो। रख लोगे? आपको एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसे पूछ ले कि वर्मी कंपोस्ट तैयार करने के लिए सबसे अच्छा केचुआ कौन सा है, तो कौन सा है? याद रखना ये सबसे उपयुक्त केचुआ है, सबसे उपयुक्त केचुआ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए, यानी वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए सबसे अच्छा केचुआ कौन सा है, जो कौन सी प्रजाति में आता है? पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, आप ये भी याद रख सकते हो कि एपीजिक जो प्रजाति होती है उसका उपयोग किसके लिए करते हैं। इस प्रजाति का अगर आपको ये पूछ लिया जाए कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग किया जाता है वर्मी कंपोस्ट बनाने में। किसके लिए करते हैं? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए किस प्रजाति का उपयोग करते हैं? पहली चीज क्लियर है। दूसरी बात, ये वाली जो प्रजाति है ये 90% तो खाती है कार्बनिक पदार्थ। क्या खाती है? कार्बनिक पदार्थ। तथा 10% क्या खाती है? 10% मृदा को खाते हैं। ये वाले जो केचुए होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ तो कितना परसेंट खाते हैं, और केवल 10% क्या खाते हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात कि ये प्रजाति वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए काम में लेते हैं। ये क्या करती है? 90% कार्बनिक पदार्थ और 10% क्या खाती है? और इसके अंदर सबसे अच्छा केचुआ कौन सा है? आइसिनिया फोइटिडा। आइसिनिया फोइटिडा। फिर इसके बाद में बात कर लेते हैं नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन क्या बनता है। तो अगला क्वेश्चन ये बनता है कि सामान्यतया ये केचुआ 1 मीटर की गहराई में पाया जाता है लेकिन 3 मीटर तक भी चला जाता है। सामान्यतया कितने तक होता है? इसके ऊपर की अगर हम बात करें तो देखो ऊपर 1 मीटर में होता है उसको बोलते हैं एपीजियक, और कुछ क्या करते हैं 3 मीटर से नीचे होता है एंडोजियक, लेकिन 1 से लेकर 3 के बीच में जो होता है उसको बोलते हैं डायोजियक। जो आप बोलते हैं ना 3 प्रकार का होता है वो बीच वाला होता है, लेकिन ये वाला सामान्यतया 1 मीटर की सतह तक ही जाता है। लेकिन कई बार इसको इससे गहराई में भी देखा गया है। ऐसा नहीं है कि 1 मीटर के बाद ये मिलता नहीं है, काफी बार इसको देखा गया है। समझ में आ गई मेरी बात? तो हम सामान्यतः ये कह सकते हैं कि यह 1 मीटर गहराई तक पाया जाता है। पहली बात क्लियर है। अगर 1 मीटर पर पाया जाता है इसीलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है? इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं सरफेस फीडर। क्या बोलते हैं इसी को? यानी किस केचवे को सरफेस फीडर कहा जाता है? एपीजी को, क्योंकि ये सतह पर रहकर ही खाता है गहराई में। दूसरे बात करते हैं एंडोजिक की। किसकी बात करते हैं? पहली इंपॉर्टेंट बात कि इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? बहुत बढ़िया, उपयोग किसके लिए होता है इसका? इसका उपयोग होता है जल निकास में। और जल निकास क्या होता है? जल निकास क्या होता है? क्या होता है बेटा जल निकास? इन्होंने बोला समझी, सुना ही नहीं तूने? तू बता क्या होता है जल निकास? जो पता है वो बता दे चल। हाँ,
सही बोल रही है। पानी का नली के द्वारा मृदा में जाना। आपको पता है? नहीं पता। आपको पता है? बता देंगे। नहीं पता। आपको पता है? पता है आपको? आपको पता है? नहीं पता। आपको? लड़कियों का व्रत है क्या आज नहीं पता होने का? है? लड़के सारे कह रहे हाँ हमको पता है, वो लड़कियां सारी मना कर रही। तुमको पता है? बता। बहुत बढ़िया। खेत में आवश्यकता से अधिक जो जल है उसको खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है? अरे जल निकास बहुत आसान है, इसको ऐसे समझो। जल निकास, देखो जल का मतलब पानी, निकास का मतलब होता है निकालना। जैसे मान लो आपके घर है और घर के बाहर मान लीजिए आपका चौक है, उसमें पानी भर गया, तो आप क्या करते हो? कस्सी या फावड़े से नली बनाते हो और उसको खेत से बाहर, घर से बाहर निकालते हो। करते हो कि नहीं ऐसा काम? वो जल निकास ही तो कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप? अब उसी चीज को आप खेत में ले जाओ। कहां ले जाओ? उसी को कहां ले जाओ? खेत में। मान लो आपका खेत लबालब पानी से भर गया, बारिश के बाद आपकी फसल अब गलने लगी है, सड़ने लगी है। क्या होने लगी है? तो आपने क्या किया? नालियां बनाकर या किसी ना किसी तरीके से आपने क्या किया? खेत में जो पानी भरा हुआ था उसको खेत से बाहर निकाल दिया। उसको क्या बोलते हैं? जल निकास। इसी को इंग्लिश में बोलते हैं वाटर ड्रेनेज। क्या बोलते हैं? अब ध्यान रख लोगे जल निकास क्या होता है। आवश्यकता से अधिक जो जल है, ऐसा नहीं कि आपने सिंचाई की और फिर सर आपने सिंचाई की और पानी को भी बाहर निकाल दिया, ऐसा नहीं करना है। सिंचाई वाले पानी को नहीं निकालना है। जैसे मान लो आवश्यकता ही नहीं है फिर भी पानी भरा हुआ है, तो आवश्यकता से अधिक जल जो है उसको खेत से बाहर निकालना क्या कहलाता है? जल निकास। समझ में आ गई बात मेरी? इसके बाद बात करते हैं, ये वाला केचुआ क्या करता है? 10% कार्बनिक पदार्थ खाता है। क्या खाता है? कार्बनिक पदार्थ खाता है। प्लस 90% क्या खाता है ये? हाँ, 90% मृदा को खाता है। याद रख लोगे? कोई दिक्कत है इस बात में? नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सामान्यतः कितने मीटर से गहराई में पाया जाता है? ये याद रखना, ये 3 मीटर से अधिक, 3 मीटर से अधिक गहराई में पाया जाता है। इसका आपको ध्यान रखना है। जैसे मान लो आज आपने क्या किया? वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए एफवाईएम या जो खाद आपने डाल रखी थी उसमें आपने क्या किया? केचुआ छोड़ दिया। क्या छोड़ा आपने आज? और जैसे ही आपने केचुआ छोड़ा तो कितने दिन के अंदर ये वर्मी कंपोस्ट पककर तैयार हो जाती है या बन जाती है? बहुत बढ़िया। कितने दिन में? तो याद रखना, वर्मी कंपोस्ट जो होती है उस कंपोस्ट को तैयार होने में कितना समय लगता है? तैयार होने में इसको 60 दिन लगते हैं। कितने दिन लगते हैं? और 60 दिन का मतलब होता है 2 माह। कितना होता है? रख लोगे इस बात को याद? अच्छा, वर्मी कंपोस्ट जब आप बनाते हो तो वहां की परिस्थितियां कैसी होनी चाहिए? क्यों? क्योंकि जो केचुआ होता है ना वो भी एक जीव है। अब मान लो बेचारे को पानी नहीं मिलेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? और आपने क्या किया कि पानी भर के ही रखा, पानी निकाला ही नहीं। आपने जो बेड थे उसमें पूरी तरह से पानी भर दिया, तो उसको सांस आएगा क्या? यानी ज्यादा पानी भी और ना ही कम में, यानी ज्यादा और कम दोनों प्रकार से पानी उसको हानि पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा? यानी उसके अंदर जो नमी की मात्रा है वो क्या होनी चाहिए? निश्चित होनी चाहिए। ना ज्यादा होनी चाहिए ना ही कम। उसी तरीके से मान लो केचुआ जो है, उस केचुए के लिए जो आपने उपयोग किए हैं कार्बनिक पदार्थ, उनका पीएच मान बहुत ज्यादा है या बहुत कम है। क्या केचुआ वहां सरवाइव कर पाएगा क्या? इसका मतलब ये होता है कि केचुए या वर्मी कंपोस्ट तैयार करते समय जो हम उपयोग लेते हैं पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, उनका पीएच मान कितना होना चाहिए? वहां पर तापमान कितना होना चाहिए? जैसे मान लीजिए आपने पता चला कि सर्दियों के अंदर बाहर बेड बनाई आपने और भयंकर सर्दी पड़ी और सारे केंचुए मर गए, और या बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से मर गए। इसका मतलब आपको वहां का तापमान भी नियंत्रित रखना होगा, वहां का पीएच मान भी आपको लगभग स्थिर रखना होगा, वहां पानी की भी मात्रा आपको लगभग क्या रखनी होगी? स्थिर रखनी होगी, ना कम ना ज्यादा। इन चीजों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। फटाफट से इसको उतार लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उतार लो फटाफट।
इसके बाद खाद में ज्यादा कुछ नहीं बचा है, एक पढ़ाएंगे आपको कंपोस्ट, और फिर एक ही क्लास के अंदर सारे खत्म हो जाएंगे। कंपोस्ट पढ़ाते ही सांद्रित कार्बनिक खाद आएगी। सांद्रित कार्बनिक खादों को तैयार करने के या उनमें कोई विशेष क्वेश्चन नहीं बनते हैं, सिर्फ क्वेश्चन बनते हैं तो उनमें परसेंटेज के बनते हैं कि किस खली के अंदर कितना % नाइट्रोजन है, और या फिर जैसे बॉन मिल में कितना % नाइट्रोजन है, कितना % फॉस्फोरस है, मीट मिल में कितना है, या फिर मछली की खाद में कितना है, बस ये याद रखना है, ठीक है ना। तो वहां पर आपको परसेंटेज लिखवा देंगे टेबल के फॉर्म में, और बाकी सारा खत्म। बस इंपॉर्टेंट थी स्थूल कार्बनिक खादें, जिनको मैंने आपको जो जो चीजें आपकी जरूरी थी वो मैंने आपको पढ़ा दी है। वैसे देखा जाए तो वर्मी कंपोस्ट एक खुद इतना बड़ा टॉपिक है बेटा कि आपको 5 क्लास 6 क्लास से तो वर्मी कंपोस्ट, जैसे मान लो आप यूजी में एडमिशन ले लोगे ना बीएससी में, तो आपको वर्मी कंपोस्ट पढ़ाना स्टार्ट करेगा टीचर, और केवल वर्मी कंपोस्ट को लगभग 5-6 दिन तक पढ़ाता रहेगा, इतना बड़ा टॉपिक है। वर्मी कंपोस्ट की बेड कैसे बनाए, वर्मी कंपोस्ट में केचुओं को इकट्ठा कैसे करें, ऐसा भी तो होता है ना कि कंपोस्ट बनाते हैं हम, केचुए कैसे इकट्ठा करें, कैसे पकाएं, क्या बातों का ध्यान रखें, क्या सावधानी रखें, इसमें कीटों का भी आक्रमण होता है, इसके शत्रु भी होते हैं, याद रखना केचुओं के क्या होते हैं, शत्रु भी होते हैं। तो शत्रु कौन कौन से होते हैं, केचुओं को कौन खाता है, केचुओं में बीमारियां कौन कौन सी होती है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन इतनी सारी चीजें तो आपको पूछेगा नहीं एग्जाम में, थ्योरी थोड़ी लिखनी है आपको। तो जो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं वो मैंने शॉर्ट में आपको करवा दिए हैं। समझ में आ गई? उतार लिया? कर दें आगे? कर दें आगे? उतार लिया?
इसके बाद देखो वर्मी कंपोस्ट को तैयार होने में कितने दिन लगते हैं? 60 दिन। दो तीन चीजें इसकी ये लिख लेते हैं हम। एक तो बात कर लेते हैं नमी की। किसकी बात कर लेते हैं? नमी चाहिए 30%। कितनी परसेंट चाहिए? या फिर यूं कह सकते हैं काफी बार 30 से 35% भी कह देते हैं। कितना परसेंट कह देते हैं? ये किसकी बात कर रहे हैं हम? अब बात करते हैं तापमान की। किसकी बात कर लेते हैं? तापमान अगर हम फिक्स बात करें तो लगभग चाहिए 25 डिग्री सेल्सियस। कितना चाहिए? लेकिन रेंज में बात करें तो वो भी कितना है? 25 से 30 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो क्या होता है? उपयुक्त रहता है केंचुओं के लिए। इसके बाद हम बात करें तो नमी की बात होगी। अब बात कर लेते हैं पीएच मान की। किसकी बात कर लेते हैं? पीएच मान रहता है 6.5। फिक्स तो कितना रहता है? और अगर रेंज की बात करें तो ये भी लगभग 6.5 से 6.7 या काफी जगह 7 भी लिखा हुआ है, या तो 6.5 से 6.7 या 7 भी लिखा हुआ है। लेकिन फिक्स की बात करें तो कितना रखते हैं? हल्का अम्लीय। हल्का अम्लीय रखते हैं। 6.5 उपयुक्त है। आपको ये तीनों बातें ध्यान रखना है। 30%, 25% और 6.5 ये क्या है? पीएच वैल्यू है। अगर आप वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो तो तापमान कितना रखना है? 25। अगर नमी की बात करें तो 30% के आसपास, और लगभग पीएच की बात करें तो 6.5%। वर्मी कंपोस्ट के लिए जो खाद या जो कचरा आप काम में ले रहे हो उसमें कांच के टुकड़े नहीं होने चाहिए। किसके टुकड़े नहीं होने चाहिए? हाँ, याद रखना है उसके अंदर कांच या मेटल के टुकड़े नहीं होने चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप उसमें पता चले लोहे के टुकड़े केचुआ खाता है और फट जाता है खुद ही खाने से। ऐसा नहीं करना है ना। तो याद रखना है उसमें कार्बनिक पदार्थ जो चाहे हो, लेकिन आपको कांच के टुकड़ों से, पत्थर के टुकड़ों से, इनसे उनको बचाना है। पहली चीज ध्यान रखना है। दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि इनके तापमान को नियंत्रित करने के लिए देखा होगा कि एक छफरा सा बना के उनके ऊपर रख दिया जाता है। टिन सेट होते हैं, चद्दर वगैरह रख देते हैं। ये चीजें आपने देखी होगी, पर हमको इतना डिटेल में नहीं जाना है। हमारे 3 क्वेश्चन आते हैं, नमी कितनी रखते हैं, तापमान कितने रखते हैं और पीएच मान कितना रखते हैं, और तीनों चीजें हमने पढ़ ली। ठीक बात है, उतार लो इनको भी। इसके अलावा ध्यान रखना, जैसे मान लो आपको फसलों के लिए वर्मी कंपोस्ट डालना है। किसके लिए डालना है? फसलों में आपको डालना है तो लगभग लगभग ध्यान रखना है, आपको 2.5 से 5 टन प्रति हेक्टेयर डालना है। कितना डालना है? लगभग लगभग 5 टन के आसपास डालते हैं। कितना डालते हैं? किसके लिए बात कर रहा हूं मैं? फसलों के लिए आपको लगभग लगभग 5 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करना है वर्मी कंपोस्ट का। अब मान लो आपको सब्जियों में डालना है। किसमें डालना है? तो सब्जियों में ये क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। ये क्वांटिटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। और लगभग लगभग जो हाई यील्डिंग या ज्यादा उपज देने वाली सब्जियां होती है उनमें ये 7.5 से लेकर 10 तक डालते हैं। कितना डालते हैं? 7.5 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टेयर तक डालते हैं। और मान लीजिए आपको फल वृक्षों में डालना है। किसमें डालना है? फल वृक्षों की अगर हम बात करें तो लगभग लगभग 2.5 से लेकर 5 किलो। कितना? 2.5 से लेकर 5 किलो पर पौधा, यानी एक पौधे के अंदर कितना वर्मी कंपोस्ट डालना है? लगभग छोटा है तो 2.5, बड़ा है तो 5 किलो वर्मी कंपोस्ट का उपयोग करना है। सब्जियों में ध्यान रखना, FIM की क्वांटिटी भी ज्यादा लिखवाई थी। याद है कितनी लिखवाई थी? कितनी थी? हाँ, FIM की आपको याद हो तो सब्जियों में मैंने कहा था 20 से 25 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से उपयोग करते हैं। आपको फसलों का ध्यान हो तो मैंने लिखाया था 10 से 15। कितनी लिखवाई थी? 10 से 15। यहाँ आपको ध्यान हो तो इसकी क्वांटिटी भी आधी है और इसकी क्वांटिटी डबल है, यानी सब्जियों के लिए हमेशा ही कितना करते हैं? डबल उपयोग में लेते हैं। रख लोगे याद? उतार लेना, इस चीज को भी उतार लेना। आप यही थे क्या आपकी नोटबुक उतारने की? दूसरे में उतारते हो जाके? टाइम खराब क्यों करते हो बेटा? एक ही बार उतार लो, फिर जाके पढ़ने का ही काम रहे। 2 बार उतारोगे तो डबल टाइम खराब होता है। इससे अच्छा है कि यहाँ बोले आप धीरे धीरे उतार लो, लेकिन उतार लिया करो। फिर आप डबल बार मेहनत करते हो तो इससे अच्छा है एक ही बार हो जाए। क्या हो गया? जमा जमा के लिखती है फिर?
अच्छा, घर वाले काम नहीं बताए हैं? हाँ, तो घर वाले तो तुम पढ़ने लग जाओगे तो भी नहीं बताएंगे बेटा। ठीक है, इसके आगे थोड़ी है, कुछ नहीं है। आज के लिए इतना काफी है। मिलते हैं कल की क्लास में।